चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, सबका ध्यान होना चाहिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्म कोण तक, कहां तक पढ़ा था, प्रिज्म कोण तक। अगला ही डालो, इंद्रधनुष रेनबो, रेनबो देखो यार, रेनबो होता क्या है, इंद्रधनुष होता क्या है, समझो ध्यान से। सर जैसे हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब होता इसमें क्या है, मान लो एक कोई वर्षा की बूंद है, क्या है, वर्षा की बूंद है, ये वर्षा कोई बूंद है, पानी कोई बूंद है। चलो ये है पानी की बूंद, सबका ध्यान देना चाहिए। देखो ये क्या है, पानी की बूंद, ठीक। यह पानी की बूंद हम लोग जानते हैं जब बरसात होती है, बरसात के समय मान लो बरसात बंद हो गई, अब जो बरसात हो रही, क्या हो रही है, बहुत रिमझिम बारिश होने वाली है, हो रही मान लो, ठीक। तो होता क्या उस टाइम में, जब इन छोटी छोटी बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इन छोटी छोटी बूंदों पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पड़ने मतलब ये श्वेत प्रकाश, क्या जी, श्वेत प्रकाश। तो आंसर ये है श्वेत प्रकाश। जो इन छोटी बूंदों पर श्वेत प्रकाश पड़ा, तो मान लो ये जो बूंद होती है एक प्रिज्म की भांति कार्य करती, कैसे, एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है, प्रिज्म की भांति। जब इस छोटी बूंद पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो होता क्या है, तीन कंडीशन, तीन स्थिति होती है। देखो पहला केस, यहां पर एक केस हुआ, फिर यहां पर होता है, फिर यहां पर होता है, शांत रहो, ठीक। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखो यार, जब ये श्वेत प्रकाश यहां पड़ती है, इस छोटे से बूंद पर पड़ती है, तो होता क्या है, हम लोग जान रहे हैं बाहर का माध्यम कैसा है, वायु, कैसा है जी, वायु। और यहाँ क्या है, पानी है, तो मतलब ये क्या है, विरल माध्यम है, क्या है, ये है माध्यम विरल, और ये माध्यम क्या है, ये है माध्यम सघन, क्या है, सघन। तो जब सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, बताओ यहां पर कौन सी क्रिया होगी, परावर्तन की अपवर्तन, यहां पर होता है कौन सी क्रिया जी, अपवर्तन क्रिया, कौन होती है, अपवर्तन। हम लोग जानते हैं जब प्रकाश किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का, यहां पर होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का, यहां पर होगा प्रकाश का अपवर्तन, क्या होगा जी, प्रकाश का अपवर्तन, सही है। अब यहां पर होता क्या है, जब प्रकाश यहां पर आई, विरल से कहां गई, सघन में, यहां पर क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। अब स्टेप 2 में क्या होगा, देखो इधर, जब यह प्रकाश अंदर आ चुकी है, यह प्रकाश इस बूंद के अंदर आ चुकी है, तो होता क्या है, यह प्रकाश बूंद के अंदर आने के बाद क्या होगा, पूरा जितना प्रकाश आई हुई थी, जितना प्रकाश पूरा आई हुई थी, वह पूरा प्रकाश इस बूंद के अंदर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक भी प्रकाश की मात्रा बचेगी नहीं, पूरा प्रकाश मात्रा क्या हो जाएगी, परिवर्तित। और जब पूरा प्रकाश मात्रा क्या होगी, परिवर्तित होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। पहले यहां पर प्रकाश आया, पहले प्रकाश यहां पर आया, कौन क्रिया हुई, प्रकाश का अपवर्तन। फिर जब प्रकाश यहां पड़ा, बूंद अंदर वाली बूंद की लेयर पर पड़ा है, तो क्या होता है, पूरा प्रकाश क्या होता है, ये परिवर्तित हो गया, पूरा प्रकाश क्या हो गया, पूरा परिवर्तित हो गया। और जब कहीं प्रकाश पूर्ण रूप में पड़ता है, पूरा परिवर्तित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पुनः प्रकाश किरणें जब यहां पर आती है, इस सघन माध्यम के इस लेयर पर आती है, तो होता क्या है, पुनः यह प्रकाश कहां जाने वाली है, सघन से कहां जाने वाली जी, पुनः यह प्रकाश सघन से जाने वाले विरल माध्यम में, फिर से कौन क्रिया होगी, फिर से यहां पर होता है अपवर्तन। क्या होता है, यहां पर प्रकाश का अपवर्तन, फिर यहां होता है प्रकाश का
अपवर्तन, प्रकाश का यहां पर पुनः हुआ प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब देखो प्रकाश जिस माध्यम से आई थी, प्रकाश जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में पुनः लौट गई, इस क्रिया हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पर प्रकाश आई थी विरल माध्यम से, पुनः प्रकाश किस माध्यम में जा चुकी है? विरल माध्यम में ही। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बताओ पहले स्टेप में क्या हुआ? सूर्य प्रकाश इस पानी की बूंद पर पड़ा तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरणें गई, प्रकाश किरणें गई, सूर्य प्रकाश किरणें गई, तो कौन सी क्रिया हुई? अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती वहां पर कौन क्रिया होती है? प्रकाश का अपवर्तन। फिर प्रकाश जब इस बूंद पर पड़ा तो अंदर की ओर टकराने के बाद पूरा प्रकाश, एक भी प्रकाश रुका नहीं, पूरा प्रकाश क्या हो गया? परावर्तित हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांतरिक परावर्तन। पुनः प्रकाश जब यहां पहुंचा, यहां पर पहुंचने के बाद पुनः प्रकाश क्या होता है? एक बार पुनः वह सघन से किधर जा रहा होता है? विरल में। तो कौन सी क्रिया पुनः हुई? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश आया था विरल से, फिर कहां चला गया? विरल में। इस क्रिया हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसमें तीन चीज हो रही। कितनी चीज हो रही है? तीन चीज। पहला क्या है? विरल से कहां गई? पहला हुआ प्रकाश का परावर्तन, फिर क्या हुआ? पूर्णांतरिक, फिर क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। अब यहां एक चीज और हो रहा है। यहां पर इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर एक पर एक फिनोमिना और हो रहा है। जब ये प्रकाश इस पानी की बूंद पर पड़ रहा है तो यह 7 रंगों के प्रकाश में विभक्त हो रहा है। कितने रंगों प्रकाश में? 7 रंगों के प्रकाश में विभक्त हो रहा है। यहां पर एक क्रिया और हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? और एक एक चीज पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी? यहां पर हुआ वर्ण विक्षेपण। मतलब इससे निष्कर्ष निकल रहा है जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें प्रकाश की 4 घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं? 4 घटनाएं। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। तो तुमसे पूछा जाएगा इंद्रधनुष किस कारण बनता है? प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन कारण, चारों कंडीशन कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बात समझ में आई? अब देखो इधर समझो। तो इंद्रधनुष बनता क्या कब है? मान लो सूर्य उगा हुआ इधर और बारिश हो रही है पश्चिम की ओर, सूर्य किधर निकला हुआ है? पूरब की ओर, और बारिश किधर हो रही है? पश्चिम की ओर। हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या बनेगा? इंद्रधनुष बनेगा। कभी भी जिधर सूर्य निकला होगा उधर बनने वाला नहीं है। ठीक, मान लो सूर्यास्त होने वाला होगा तो सूर्य पश्चिम की ओर सूर्यास्त होने वाला होगा तो रेनबो किधर बनेगा? पूरब की ओर। अगर सूर्य मान लो सूर्योदय हो रहा है पूरब की ओर, ठीक, तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? पश्चिम की ओर। हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? ऐसा क्यों? अरे भैया सूर्य देवता पूरब की ओर है तो उनकी प्रकाश किधर पड़ेगी? पश्चिम की ओर। मालूम पड़ रही है, तभी जगह प्रकाश किरणें वहां पड़ेंगी तब जाके वहां पर इंद्रधनुष का निर्माण होगा। बताओ प्रक्रिया समझ में आई? हाँ, अगर बीच में है दोपहर में 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष कभी निर्माण नहीं हुआ है, ध्यान रहे, पूछा गया प्रश्न। दोपहर में 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण होता नहीं है। ठीक, कुछ तिरछा होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, तब जाके रेनबो का निर्माण होगा। ये पूछा गया प्रश्न है। लिखो तुम्हें आप तब ऐसा लिखो। वाला लाइट बंद कर दो जी, भाई लाइट बंद कर दो। उसमें लिखो बारिश होने के बाद, बारिश होने के बाद बारिश होने के बाद प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आकृति, आकाश में बनी, आकाश में बनी अर्ध चंद्राकार आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष कहलाती है। इसको बनाओ, फिर चित्र बनाओ। चलो आगे देखो, आगे ही डालो। इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ रेनबो। उसमें लिखो इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। दो प्रकार, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। ठीक, पहले डालो प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष। दो ध्यान से इधर, पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या जी? प्राथमिक। इसमें क्या होता है? इसमें दो बार अपवर्तन। क्या होता है? इसमें दो बार अपवर्तन क्रिया होती। कितनी बार? दो बार। जो कैसे? जब प्रकाशवा यहां पर आई थी, कहां से आई थी? विरल से, चरण में। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश को घटना, अपवर्तन, परावर्तन। जब मीडियम चेंज होता है तो अपवर्तन, जब मीडियम वही रहा था क्या होता है? परावर्तन। तो यहां पर मीडियम चेंज हुआ ना, यहां पर कौन क्रिया हुई? परावर्तन, अपवर्तन। यहां पर अपवर्तन। पुनः जब प्रकाश लौट रही थी, कहां से गई थी? सघन से विरल में गई थी, सघन से। फिर पुनः कौन हुआ? पुनः कौन हुआ? पुनः हुआ प्रकाश का परावर्तन। क्या जी? प्रकाश का अपवर्तन। क्या हुआ? प्रकाश का एक बार अपवर्तन यहां हुआ, विरल से कहां गई? सघन में। एक बार यहां पर हुआ, सघन से कहां जा रही है? विरल में। क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन। तो कितनी बार अपवर्तन हुआ? दो बार। इसमें दो बार अपवर्तन था, एक बार क्या होता है? एक बार परावर्तन होता है। क्या होता है? एक बार परावर्तन, एक बार परावर्तन। एक मिनट शांत रहो। परावर्तन तो परिवर्तन तो एक ही बार हुआ है ना, एक बार। एक मीडियम से आई, जिस मीडियम में आई तो उसी मीडियम चली गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। तो जिस इस धनुष में क्या होता है? दो बार अपवर्तन था, एक बार क्या होता है? परावर्तन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें लाल रंग क्या होता है? बाहर की ओर। और बैंगनी रंग कहां होता है? अंदर की ओर। जो लाल रंग होता है, जो रेड कलर का रंग होता है, किधर होता है? बाहर, बाहर होता है। और बैंगनी रंग कहां होता है? अंदर। बाहर मतलब ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर तुमको दिखेगा लाल रंग। और बैंगनी रंग कहां दिखेगा? नीचे। लेकिन द्वितीय के में क्या होता है? उल्टा होता है प्रोसेस। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? इसमें दो बार अपवर्तन था, दो बार क्या होता है? परावर्तन होता है। इसमें जो लाल रंग कहां था? बाहर। इसमें बैंगनी रंग कहां होता है? बाहर होता है। और लाल रंग कहां होता है? अंदर होता है। बस में आया? तो लिखो इसको, बनाओ इसे, लिखो डाक से, दोनों लिखो। था इसमें, इसमें बैगनी रंग, इसमें बैगनी रंग अंदर की ओर, अंदर की ओर, और लाल रंग, इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर, बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल रंग अंदर की ओर होता है। लाल रंग किधर होता है? अंदर।
की ओर होता है, ये है दोनों रेनबो। हमारे हिसाब से एकदम विस्तार होना होगा, किसी कोई दिक्कत इसमें होना चाहिए। ठीक, इसको लिखने वाले लिख लेना, इसमें पूछा आता कई बार। इन धनुष विशेष बिंदु 2 पॉइंट लिख लेना, काम देगा। हमने बोला एक चैप्टर हम लोग 12th के हिसाब से पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाए रखोगे तो कंपटीशन में काम देगा। ठीक, पहला पॉइंट है, इन धनुष के बनने में, इंद्रधनुष के बनने में, इन धनुष के बनने में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वन विक्षेपक काउंट नहीं करते, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इन धनुष के बनने में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीन घटना सम्मिलित होती है। ये पूछा गया प्रश्न में, ध्यान रहे। 3 घटना सम्मिलित होती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इन धनुष का निर्माण कभी भी, इन धनुष का निर्माण दोपहर में, दोपहर यानी 12 बजे, इन धनुष का निर्माण दोपहर में नहीं होता है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में, यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो दोपहर में सूर्य क्या होगा जी, एकदम सीधे होगा, तो कहां विपरीत होगा वहां पर। सोचो, एक बूंद से इतना प्रकाश परिवर्तित हुआ। अब जो बारिश बंद हो जाती तब क्या होती है, बहुत सारी बूंदें होती। जब बारिश बंद हुई, जो बादल मान लो छोटी छोटी बूंदें कहां बची हुई है, बादल में रुकी हुई है, उन बूंदों पर जब प्रकाश किरणें पड़ी, सूर्य प्रकाश किरणें क्या होती है, अरबों खरबों क्या प्रकाश, किसकी बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं। ठीक, तो जो अरबों खरबों पानी की बूंदों पर क्या होता है, प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तब क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, इन धनुष का निर्माण होता है। तो वहां पर एक बूंद नहीं होता है, बहुत सारी बूंदें होती हैं। ठीक, बूंदों का क्या होता है, सम्मिलन होता है। ठीक, तो ये कितनी कौन घटना हो जी, कितनी घटनाएं इसमें हो रही हैं, 3 घटनाएं। अपवर्तन हो रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है, और क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। उतार लो फटाक से, उतारो फटाक से, आगे लिखो, चलो अगला ही ना लो। इसको भी लिख लो। दर्पण सूत्र हम आगे प्रूव करवाएंगे, पहले लिख ले यहीं पर, देखो जरा। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र बोला मैं पात्र हूं, चलो। तो लोग जानते हो दर्पण फार्मूला क्या होता है जी, 1 या बराबर 1/E + 1/U, सही है। अब जाओ देखो, जहां F क्या है, F है फोकस दूरी, इसको हम प्रूव करवाएंगे, पहले लिखे रहो तो। ठीक, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, U क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, अगर हम यही बात ले रहने दो तो ये बन गया फार्मूला। मान लो हम बना दे रहे हैं एक अवतल दर्पण, देखो ध्यान से, चलो।
यह है अवतल दर्पण। क्या जी? अवतल दर्पण। चलो, मान लो यहां पर कोई बिंब रखी थी। कहां रखी थी? चलो मैं मान लिया वक्रता केंद्र पर रखी। कहां रखी थी? वक्रता केंद्र पर ही। ठीक, ए बी, ठीक, ए सी है, ये वक्रता केंद्र है। क्या है? फोकस। क्या है जी? फोकस। यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलो प्रकाश किरणें क्या होती है? कहां जाती है? फोकस से रिटर्न होंगी। कहां से? फोकस से। देखो ध्यान से, ये तो गई फोकस से, सही है ना? फोकस से गई, अगला कहां गुजारोगे? फोकस से जाओगे मतलब क्या निकालोगे फिर? ठीक, घटान करो। चलो इधर देखो, अगर हम यहां पर पुनः मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसे ले जा रहे हैं, हमको इमेज बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें चाहिए। तो एक किरण कहां से गई? मुख्य अक्ष के समांतर गई। कहां से गई? मुख्य फोकस जाएगी। एक किरण, ये दोनों जहां काटते वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो एक किरण और कोई ले जाओ, कहां ले जाओगे? अगर हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है, काटना चाहिए। फोकस है, सही है, देखो ना, सही है, सही ना? जब कोई प्रकाश किरणें क्या होती है? फोकस से जाती है, क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर। चलो थोड़ा थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सही बनना नहीं है। चलो, सही है ना? देखो हमने बोला था प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों को होना क्या नितांत आवश्यक है? बताओ, ये प्रतिबिंब बनना थी ऐसे। वस्तु कैसे रखी थी? वस्तु थी ए बी, और प्रतिबिंब क्या बना इसका? ए डैश बी डैश। और कहां बना? वक्रता केंद्र पर। जब कोई वस्तु कहां रखी होती है? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर। बताओ, तो ये जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ, सही है। ये होती है फोकस दूरी, और ये क्या है? ये वाली दूरी ऊपर दिखा रहा हूं मैं, ये है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। किसकी थी? वस्तु की। और इतना दूरी पर वस्तु रखा गया तो क्या बन रहा है? यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। बात समझ में आई? ये चीज हुआ। आगे देखो, शांत रहो। तुम लोग जानते हो एक फार्मूला, और ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला फोकस दूरी। चलो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। सिलेबस में नहीं है चीज, दर्पण फार्मूला, ये अलग मैटर और है। ठीक, तो क्या होता है जी? फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे 2 जी। यह बराबर r/2, सही है ना? r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर 2f। ठीक, अब यहां तो समझो एक चीज, पहले इसको तोड़ो, फिर हम आपके चिन्ह परिपाटी नियम तरह उसको पहले डाल। अरे लिखो चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम। फिर डाल दो चिन्ह परिपाटी का नियम। उसमें लिखो इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए
इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए वह दर्पण के मुख्य अक्ष को मुख्य अक्ष को यक्स अक्ष मानते हुए सभी दूरियां मापी जाती हैं। समझना, इस नियम के अनुसार पहला पॉइंट लिखना, वस्तु, इसी हम लोग कहते क्या जी, बिंब ना, बिंब। वस्तु यानी बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तथा किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी सदैव, बताओ क्या होगी, धनात्मक की ऋणात्मक? सदैव ऋणात्मक होती है। सदैव ऋणात्मक होती है। ये पहला पॉइंट है। इसी के अनुसार हम लोग सवाल लगाते, ठीक ना? ठीक। यहां लिखो, मूल बिंदु के बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। तथा दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। धनात्मक होती है। पॉइंट नंबर 3, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। ठीक। अब एक चार्ट में बहुत बहुत विस्तार से लिखेंगे नहीं बच्चों इतना, ठीक। सब टेंथ में पढ़ो जानते हो, बस चार्ट बना लिख लो, उसी में लिखो क्रम संख्या, सब टेंथ में पढ़े विस्तार से। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इधर लिखना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पहला हम बात कर रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी बताओ, अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव निगेटिव? निगेटिव जी। और अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव। ठीक। दूसरा लिखो, वस्तु की दूरी जान ही रहे हो, सबसे मेन यही है, चाहे कोई दर्पण हो, वस्तु की दूरी, वस्तु यानी बिंब की दूरी क्या होती है? कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। तीसरा प्रतिबिंब, सब टेंथ में पढ़े हो, प्रतिबिंब की दूरी बताओ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे? हमेशा क्या लेंगे? हमेशा प्रतिबिंब क्या लेंगे? निगेटिव। किसमें आएगा जी? निगेटिव आएगा, निगेटिव। ठीक। लेकिन ये किसके लिए बात हो रही है? ये हो रही है वास्तविक के लिए। किसके लिए? तो कभी कभार क्या होता है इसमें? आभासी बनता है। कब? जब वस्तु कहां रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच में, तब उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब बनता कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो क्या रहेगा जी? तब हो रहा क्या रहेगा जी? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो दूरिया क्या लेंगे? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। बताएगा तुमसे, बात समझ में आई? आगे इसमें हमेशा क्या रहेगा? इसमें हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक। तो अवतल दर्पण में आभासी की कंडीशन में पॉजिटिव होगा, बहुत कम केस आएगा, और वास्तविक में से क्या लेना है? निगेटिव लेना है, ये ध्यान रख लेना। ठीक। अगला लिखो चौथा, वक्रता त्रिज्या, ये भी लिख लो। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव। फोकस दूरी पर डिपेंड करता है ना। हाँ। ठीक। और लिख लो एक ठो, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई की बात होगी, वस्तु की लंबाई की। इसमें दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव भी, उत्तल में भी, अवतल में भी, उत्तल में भी पॉजिटिव लोगे। ठीक। अब बात करेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। क्या जी? प्रतिबिंब की लंबाई, ये बहुत मेन चीज, ध्यान रहे। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की, अरे भैया वस्तु कुछ लंबी होगी ना, प्रतिबिंब कुछ लंबा बनेगा नहीं? लंबा बनेगा। जो वस्तुएं रखी गई है इसकी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबाई नहीं होगी? नहीं ना, लंबाई होगी, होगी। तो यही चीज, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की लंबाई होती क्या होती है? वह निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। इसमें क्या होती है? पॉजिटिव। इतना चीज तुम्हें ध्यान देना है, सब सवाल हल कर लोगे, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इतना मेन चीज थे। ठीक। यहां तक हमारे हिसाब से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पूरा हो गया चिन्ह परिपाटी। थोड़ा यहां पर बना लेना इसको ऐसे। ठीक। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी कोई दिक्कत जी? बताओ। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव। अब कैसे मालूम चलेगा? जब सवाल हल करोगे ना, अगर फोकस दूरी मांग से ना निगेटिव आ गए, तुमसे पूछेगा उसकी प्रकृति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक, सब पूछेगा। अगर मान लो आया निगेटिव, कौन दर्पण हुआ? आया पॉजिटिव, कौन दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। एक बात ध्यान रखना,
बहुत मेन चीज थी। ठीक, उतार लो इसको। आगे लिखना विशेष बिंदु, इसी नीचे, इसे नीचे लिखो। छोटी छोटी चीज है, क्या करें। बोलो फंद्रो, प्रतिबिंब की लंबाई। देखो यार, कोई भी प्रश्न दर्पण का हल करोगे, तीन ही चीज पूछा जाएगा। और ध्यान दो, पहला पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, या प्रतिबिंब की साइज क्या होगी। अब तीनों मतलब समझ लो, लड़के वाले से बहुत डाउट होते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब यह है प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस ध्रुव के बीच बनेगा कि ध्रुव और वक्रता त्रिज्यक बीच बनेगा, वक्रता केंद्र बीच बनेगा कि वक्रता केंद्र और आनंद के बीच बनेगा, कहां बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा, वहां कि नीचे के बीच बनेगा, उसको हम लोग कहते क्या है, स्थिति। ऐसा में तो स्थिति मतलब क्या जी, प्रतिबिंब कहां जाकर के बनेगा। प्रकृति, प्रतिबिंब का नेचर क्या है, प्रतिबिंब का नेचर क्या है, प्रतिबिंब का गुण क्या है। प्रतिबिंब का नेचर मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा की सीधा। तो ध्यान रहे, अगर प्रकृति पूछेगा तो हमको बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा की सीधा। बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा, उल्टा की सीधा, उल्टा की सीधा। ये बताएगा प्रकृति। और साइज समझ रहे हो, साइज मीन्स क्या होता है, लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, बताएगी साइज। इसी तो में दिक्कत होता है। तो इससे मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब किसके बीच में बनेगा, किसके बीच बनेगा, किसके बीच, किसके मध्य बनेगा, किसके मध्य बनेगा, हो गई स्थिति। उल्टा सीधा बनेगा, क्या होता है, प्रकृति। उतार लो इसको, उतार से डाल लो।